ओके, सो चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस। ओके, सॉल्यूशंस में होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस ये हम कर चुके हैं, बाइनरी सॉल्यूशन, टू कंपोनेंट सॉल्यूशन, सोल्यूट सॉल्वेंट कौन सा होता है ये भी हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, उसके अलावा टाइप ऑफ सॉल्यूशन में ज्यादा कुछ खास नहीं था, 9 टाइप के सॉल्यूशंस हैं। ओके, यस, मेथड्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन। सबसे पहली बात तो ये देखो, जो कंसंट्रेशन है ना सॉल्यूशंस की, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंसंट्रेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे कि जो सॉल्यूशन के जो यूज है, किसी भी सॉल्यूशन का यूज है वो डिपेंड करता है उसकी कंसंट्रेशन पे। बात समझ में आई? वो उसकी कंसंट्रेशन पर ही डिपेंड करता है। ठीक है ना? इसका एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है हमारे पास, है ना, कि किस तरह से कंसंट्रेशन अफेक्ट करती है किसको, उसके यूजेस को। ठीक है, तो इसको हम यहाँ यहीं पे लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। तो आप लोग जानते हो ये आपके जो टूथपेस्ट आते हैं उनमें फ्लोराइड्स होता है कि नहीं होता, बताना जरा। 1 ppm फ्लोराइड होता है, जो आपकी जो हेल्थ है, टीथ हेल्थ है, उनके उसके लिए काफी जरूरी है 1 ppm फ्लोराइड। ठीक है, ये क्या करता है, दैट प्रिवेंट्स टूथ डिके। गुड ओके, इवनिंग। but when it is more than 1.5 ppm, okay, then it become dangerous to us, है ना, ये हमारे टीथ के लिए डेंजरस हो जाता है। और जो टीथ पे आपने कई बार देखा होगा स्पॉट्स और पैचेज आ जाते हैं, वो इसकी वजह से आते हैं, है ना, फ्लोराइड कंटेंट यदि 1.5 ppm से ज्यादा हो तो यहाँ पे आप देखो सर ये 1 वाला बाबा ppm, तो एक बताना मिनट रुको चाहिए। रुको, 1 ppm फ्लोराइड है, वो एडमिसिबल है। ठीक है, और यूजफुल है, प्रिवेंट्स टूथ डिके। और जबकि 1.5 ppm है, दैट इज हार्मफुल फॉर अस। और यदि हायर कंसंट्रेशन हो फ्लोराइड की हायर कंसंट्रेशन हो, तब वो क्या होगा, वो पॉइजन हो जाता है। और आपका जो रेड पॉइजन है ना, रेड पॉइजन वो NaF होता है, ये लो, NaF, सोडियम फ्लोराइड। तो इस तरह से ये देखो, कंसंट्रेशन का एक क्लियर केस है कि कंसंट्रेशन का रोल क्या है। तो यूजेस ऑफ द सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन, दैट्स व्हाई नॉलेज ऑफ कंसंट्रेशन इज वेरी वेरी इसेंशियल। मेथड्स ऑफ कंसंट्रेशन में सबसे पहला था मास परसेंटेज। मास परसेंटेज का मतलब बहुत सिंपल सा है, हम लोग परसेंट निकालते हैं, यानी कि आउट ऑफ 100 पार्ट्स कितने पार्ट्स हैं, तो वो हो गया आपका मास परसेंट। ठीक है, ओके, मास परसेंट आपका हो गया। और इसमें अब उसके बाद है वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय, यानी कि वही बात है, वॉल्यूम का हम लोग परसेंटेज निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग यहीं पे, ये देखो मास बाई, ये एक ये हो गया, इसको बोलते हैं मास बाई मास, मास बाई मास परसेंटेज। ठीक है, एक आपका ये हो गया, ये वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज है। एक आपका ये भी हो गया मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, ये तीनों है ना। ठीक है, ओके, फिर जो इंपॉर्टेंट है वो है मोलरिटी। मोलरिटी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो 1 लीटर सॉल्यूशन में एक 1 मोल डिसॉल्व होगा, 1 मोल अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व होगा, उसकी मोलरिटी होगी 1। हाफ मोल होगा तो उसकी वो सेमी मोलर, डेसी मोलर, सेंटीमोलर, मिली मोलर। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कल हो चुका है। ओके, ओके, और ये फॉर्मूला आपने कल देख ही लिया कि अमाउंट ग्राम में हो, है ना, और उसका अमाउंट ml में हो, सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो ml में हो, और सोल्यूट का अमाउंट ग्राम में हो, तो आपको ये फॉर्मूला यूज लेना है मोलरिटी का। उसके बाद में मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन आपने देख लिया, m1v1 इज इक्वल टू m1v1 इज इक्वल टू m2v2। ठीक है, ये इस फॉर्मूले का यूज है। अब हम लोग चलते हैं आगे, और मोलरिटी से आगे देखते हैं अगला जो हमारा फॉर्मूला है, एंड दैट इज व्हाट, मोल फ्रैक्शन, मोलेलिटी। ठीक है, मोलेलिटी को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, स्मॉल m, ध्यान रखना, कैपिटल M फॉर मोलेलिटी। ठीक है, एंड मोलेलिटी किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल m से। ओके, ठीक है, तो अब देखो भाई इसका फॉर्मूला क्या है, मोलेलिटी का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल, of solute upon नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर था ना। यहाँ पर ये फॉर्मूला kg हो जाएगा चेंज हो गया, मास ऑफ सोलवेंट नॉट सॉल्यूशन। ये देखो तीनों एलिमेंट चेंज हो गए, वहां वॉल्यूम लिया था, यहाँ मास, वहां सॉल्यूशन का वॉल्यूम था, यहाँ सोलवेंट का मास, है ना, इन केजी। बात समझ में आई, ये आपका मोलेलिटी है, दिस इज मोलेलिटी, है ना। इसका मतलब ये हो गया
कि मोलेलिटी को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सोलवेंट। ये लो भाई, 1 kg ऑफ सोलवेंट में कितने प्रेजेंट होते हैं नंबर ऑफ मोल्स, वो हो गया हमारा मोलेलिटी। ठीक है, तो ये है हमारा मोलेलिटी। ओके, अब मोलेलिटी के बाद में अगला देखते हैं मोल फ्रैक्शन। इन सब के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे फिर। मोल फ्रैक्शन, आई थिंक इट इज 4th वन और 5th वन, और व्हाट it is 4th one and it is 5th one. Okay, so that is mole fraction। ठीक है, मोल फ्रैक्शन देखो बहुत सिंपल सा है। मोल फ्रैक्शन का मतलब ये हुआ कि मोल फ्रैक्शन होता क्या है वो देख लेते हैं सबसे पहले। मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ सर वो मोल्स। मोलैलिटी वाला सर मुझे वापस बताना सर, एक बार बोला। विच वन? इससे पहले वाला सर। कोई बात नहीं। Modality. मोलेलिटी देखो बहुत मोलैलिटी, सिंपल यस है। मोलेलिटी बहुत सिंपल है। मोलेलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, है ना, प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सोलवेंट। बात समझ में आई? जैसे आपने NaOH है, NaOH आपने डिजोल्व किया कितना, 40 ग्राम। ठीक है, 40 ग्राम आपने NaOH डिजोल्व किया किसमें, इन 1 kg ऑफ H2O। वाटर में आपने 1 kg वाटर लिया, आपने उसको वे किया, है ना, उसका वॉल्यूम मेजर नहीं किया, आपने उसको वे किया, दैट इज 1 kg ऑफ वाटर लिया। 1 kg ऑफ वाटर में आपने 40 ग्राम NaOH डिजोल्व कर लिया, तो दैट इज, इसकी मोलेलिटी क्या होगी, मोलेलिटी इक्वल टू 1। वाई इक्वल टू 1? बिकॉज 40 ग्राम कॉन्स्टिट्यूट्स 1 मोल। 40 ग्राम 1 मोल होता है NaOH का। इसका मोलिकुलर मास है, वो फॉर्मूला मास है, वो क्या है इसका, 40, है ना, इसलिए 40 ग्राम क्या हुआ इसका मोलर मास। तो जो मोलर मास क्या होता है, वही तो 1 मोल क्वांटिटी होती है। तो व्हेन 1 मोल इज डिसॉल्व्ड इन 1 kg, ओके, देन द मोलेलिटी इज इक्वल टू 1। इट मींस कितना भी नंबर ऑफ मोल डिसॉल्व हो 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में, वो उसकी मोलेलिटी होगी। ठीक है, यस सर। अब है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या है, रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ये रेशियो है, सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो है। ठीक है, टू द मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ये लो भाई, सॉल्यूशन में कितने मोल प्रेजेंट हैं, ठीक है ना, और सोल्यूट के कितने मोल्स हैं, उनका रेशियो है ये, है ना। तो अब हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास एक 2 कंपोनेंट सॉल्यूशन है, ए और बी, है ना। ए का नंबर ऑफ मोल है Na, और NB का हमारे पास नंबर ऑफ मोल है NB। ठीक है, अब इनका रेशियो लेते हैं, मोल फ्रैक्शन लेते हैं, है ना। तो मोल फ्रैक्शन को कैसे लिखते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का मोल फ्रैक्शन लेंगे। देखो मोल फ्रैक्शन दोनों इंडिविजुअल कंपोनेंट की रेस्पेक्ट में कैलकुलेट किया जा सकता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को हम लोग लिखते हैं XA से। ये लो, ये इस तरह से हम लोग लिखते हैं। तो ये जो X है, X बेसिकली डिनोट्स द मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये लिखा हमने XA, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज इक्वल टू, अब ये क्या है, देखो ध्यान से देखो, ये रेशियो है। किसका रेशियो है, इंडिविजुअल कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल और टोटल नंबर ऑफ मोल का रेशियो है। वापस सुन लो, इंडिविजुअल कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल और टोटल नंबर ऑफ मोल। ठीक है, तो यहां पर इंडिविजुअल कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल क्या है, Na। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ मोल क्या हो गया, Na प्लस NB, दोनों कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल का सम। ठीक है, ये हो गया। ये जो भी वैल्यू आएगी वो किसकी वैल्यू होगी, वो मोल फ्रैक्शन ऑफ A। इसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ B, इट मींस XB। ये कैसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट B डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। टोटल नंबर ऑफ मोल क्या हो गया, सम ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ बोथ द कंपोनेंट। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोल किसको बोलते हैं, दोनों कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल का हमने सम कर दिया, तो ये रेशियो है, देखो, है ना। तो मोल फ्रैक्शन का जनरल फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं हम लोग, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन
सॉल्यूशन। ये आपका हो गया मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला। ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन के बारे में इंपॉर्टेंट क्या है वो देख लो भाई। सबसे पहला तो मोल फ्रैक्शन है वो यूनिटलेस है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। ये नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो है ना, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती। ऊपर भी नंबर ऑफ मोल होता है, नीचे भी नंबर ऑफ मोल होता है, यूनिटलेस है ये। दूसरा दूसरा जो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है मोल फ्रैक्शन का, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ मोल फ्रैक्शन में देखो हम लोग लिख लेते हैं उस स्टेटमेंट को, वो इंपॉर्टेंट है, लिख लो आप लोग। सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ all the component is 1। ये लो, वो 1 होता है। जितने भी कंपोनेंट है उन सब के मोल फ्रैक्शन का सम 1 होगा। जाहिर सी बात है, आप समझ गए कि ये फ्रैक्शन है, आउट ऑफ 1 ये फ्रैक्शन है, कि आउट ऑफ 1 उसका कितना फ्रैक्शन है, तो सबका टोटल करेंगे तो 1 ही आएगा ना। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सी बात थी। यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पर हमारे पास दो कंपोनेंट है, दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, इन दोनों का सम कितना आएगा 1। बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, अब यदि हमें कोई सा भी एक का मोल फ्रैक्शन पता हो तो हम लोग दूसरे का निकाल सकते हैं, 1 माइनस एक्स बी कर देंगे तो। ठीक है, या फिर एक्स बी कैसे आएगा, 1 माइनस एक्स ए कर देंगे। ठीक है, तो ये किसकी प्रॉपर्टीज थी, हमारा जो मोल फ्रैक्शन है उसकी प्रॉपर्टीज थी। बात समझ में आई आपको, है ना? तो ये है आपका मोल फ्रैक्शन। अब हम लोग जो इंपोर्टेंट करने जा रहे हैं दैट इज ये कितना नंबर हो गया मोल फ्रैक्शन, 5th 6 नंबर। ओके, वेरी गुड। 6 नंबर है हमारा पीपीएम। ठीक है, पीपीएम क्या है, पीपीएम की फुल फॉर्म है पार्ट्स पर मिलियन। अब देखो भाई, पार्ट्स पर मिलियन में क्या हुआ, हमारे सामने एक प्रॉब्लम आ गई। ये पार्ट्स पर मिलियन है ना, एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। प्रॉब्लम क्या आई वो देखते हैं, प्रॉब्लम क्या आई वो देखते हैं। हमारे पास बेसिकली पार्ट्स पर मिलियन कहाँ यूज होता है वो देख लेते हैं। जहाँ ट्रेसेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट होता हो वहां यूज होता है पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, तो हमारे पास प्रॉब्लम क्या आई वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, हमने क्या किया, हमने क्या किया, 2 इंटू 10⁻³ ग्राम इतना NaCl। NaCl हमने किस में डिसोल्व किया, इतना NaCl इन 100 ग्राम ऑफ H2O। ये लो भाई, ये हमने एक सॉल्यूशन बना दिया। बात समझ में आई आपको? ये हमने एक सॉल्यूशन बना दिया। चलो इसको 4 ले लो, 4 ले लो इसको, आप भी क्या याद करोगे। ये लो, ये हमने एक सॉल्यूशन बना दिया। ठीक है, 2 इंटू 10⁻⁴ माइनस ग्राम NaCl लिया हमने। बहुत ही ट्रेस अमाउंट है ये, देखो 100 ग्राम के कंपैरिजन में ये नेग्लिजिबल अमाउंट है, 2 इंटू 10⁻⁴ ग्राम। ठीक है, अब इसका हमने मास परसेंटेज निकाला। क्या निकाला, मास परसेंटेज निकाला। तो मास परसेंटेज तो आप लोग जानते ही हो कि कंपोनेंट का मास डिवाइडेड बाई टोटल मास, और वो क्या हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 100। तो कंपोनेंट का मास क्या है, 10⁻⁴, है ना? ये कंपोनेंट का मास हो गया। अब ये नेग्लिजिबल अमाउंट है, इसलिए हम लोग नीचे केवल यदि सॉल्वेंट का मास लें तो भी काफी है ना? तो ये हो गया हमारा ये ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, ये हो गया। तो अब इसका मास परसेंटेज हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, मास परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ गया बताना भाई, 2 इंटू 10⁻⁴% आ गया। बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना? अब आप किसी को एक्सप्रेस करेंगे, किसी को बताएंगे, तो आपको हमेशा क्या बताना पड़ेगा कि इसका मास परसेंटेज क्या है, 2 इंटू 10⁻⁴, 2 इंटू 10⁻⁴% है। ठीक है, तो ये ऐसा डेटा है, देखो प्रॉब्लम को समझो, ये ऐसा डेटा है जिसे एक्सप्रेस करने में, लिखने में, बताने में, किसी और को समझाने में, सब में ही प्रॉब्लम है। ये ऐसा डेटा है ना? कॉमन पीपल को तो हम जो कॉन्सेंट्रेशन का कॉन्सेप्ट नहीं जानता उसको तो हम बिल्कुल नहीं बता सकते ये कि 2 इंटू 10⁻⁴ उसका मास परसेंटेज है। ठीक है, तो इस डेटा को हमें इंप्रूव करना है ना? और ऐसे केसेस कहाँ आते हैं, जहां when the solute present in trace amounts, the solute present in traces। ठीक है, बिल्कुल ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट है,
बहुत ही माइन्यूट अमाउंट उसका प्रेजेंट है, नेग्लिजिबल, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है। जैसे एक तो किस किस का अमाउंट हम लोग ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, पोल्यूटेंट्स का। पोल्यूटेंट्स बहुत माइन्यूट अमाउंट में होते हैं, है ना, लेकिन उनका इम्पैक्ट यदि थोड़ा सा भी बढ़ जाए तो बहुत ज्यादा होता है। तो पोल्यूटेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है, पोल्यूटेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन इन एयर और वाटर किसी में भी हो, ये हम लोग किस में बताते हैं, किस में एक्सप्रेस करते हैं, पीपीएम में। यहाँ भी ये प्रॉब्लम है कि ट्रेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट रहता है, ठीक है। इसी तरह से और भी कई सारे हैं। आपका जो हार्डनेस ऑफ वाटर है, हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है, वो भी क्या है, वो भी हम लोग पीपीएम में एक्सप्रेस करते हैं। तो ये बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती है जहां पर ट्रेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट होता है। ट्रेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट के केस में यदि हम लोग इस तरह से डेटा को शो करें 2 × 10⁻⁴%, है ना, तो वो डेटा उतना इंफॉर्मेटिव नहीं होता, उसको समझना, बताना, लिखना सारा ही मुश्किल होता है। तो इसलिए इसको क्या किया इन्होंने, ऐसे डेटा को इम्प्रूव कर दिया। कैसे इम्प्रूव किया, उन्होंने कहा कि यहाँ ये जो 100 है ना, यहाँ 100 मतलब यहाँ 1 मिलियन ले लो, यहाँ 1 मिलियन ले लो, 10 फिर raised to अब power 6 हाँ, लेते हैं। यस यस यस, अभी ये देखो, अब हमने परसेंटेज निकाला ना, ये तो अभी ये है पार्ट्स पर 100। मास परसेंटेज का फॉर्मूला भी यही होता है कि पार्ट्स ऑफ सोल्यूट पर 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये पार्ट्स पर 100 है, ये परसेंटेज है। अब हम क्या करेंगे, पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम में इसको कन्वर्ट करेंगे, फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, ठीक है। ये देखो पीपीएम कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, 2 × 10⁻⁴ कितने में है, 100 ग्राम में है, ठीक है। मल्टीप्लाइड कर देंगे हम लोग 10⁻⁶ से, 1 मिलियन से। अब जो पहले ऊपर वाला जो फॉर्मूला है जहां मैं अभी क्लिक कर रहा हूं, वो पर 100 दे रहा है, वो परसेंटेज है। अब हमने डेटा को इंप्रूव कर दिया, अब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा, आई थिंक इट विल बी 2 ppm, राइट। 2 ppm आएगा सर। यस सर। यस यस, अब ये जो 2 ppm है, इसको बताना इजी है, जो नहीं समझता उसको भी समझाना इजी है, ठीक है। इसको लिखना इजी है, इससे कंक्लूजन एस्टैब्लिश करना इजी है 2 ppm डेटा से। तो यहाँ पर डेटा का इंप्रूवमेंट हुआ है, कौन से केसेस में, व्हेन द सोल्यूट इज प्रेजेंट इन ट्रेस अमाउंट, जिसके 2 एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखे हैं। इवन ये जो आपके घरों में आरओ लगाने आते हैं ना, वो कहते हैं आपका टीडीएस ज्यादा है बोल करके आरओ लगवा लो आपके घर में। तो ये टीडीएस का डेटा वो बताते हैं ना कि आपका टीडीएस 250 है, 500 है, 350 है, ज्यादा है, आरओ लगवाना चाहिए, ये होता है ना। वो टीडीएस क्या है, वो टीडीएस आपका पीपीएम का डेटा है। जो टीडीएस का डेटा बताते हैं सारे, जो जहां भी टीडीएस का डेटा है वो पीपीएम का डेटा है। यदि आपको वो मास परसेंटेज में या मोलेलिटी में बताया जाए तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि हमें करना क्या है। बात समझ में आई। लेकिन पीपीएम में वो डेटा है, इसलिए कॉमन पीपल भी, जिसको नहीं पता वो भी समझ जाता है कि 250 से यदि ऊपर हमारा टीडीएस है तो वी मस्ट इंस्टॉल 1 आरओ। बात समझ में आई। तो इसलिए कंक्लूजन एस्टैब्लिश करना इजी है, इसलिए ये जो मास परसेंटेज का मेथड था ना, इसको इंप्रूव करके उन्होंने पर 100 पार्ट से किस में कन्वर्ट कर दिया, पार्ट्स पर मिलियन में। बात समझ में आई, है ना। तो ये इसका किसका कॉन्सेप्ट है, आपके पीपीएम का। तो आपको पीपीएम से रिलेटेड एक पॉइंट समझ में आ गया कि ये कब यूज होता है, व्हेन द सोल्यूट इज प्रेजेंट इन ट्रेसेस, ओके। अब जो नंबर 2 कॉन्सेप्ट है पीपीएम से रिलेटेड, वो ये है कि जैसे मास जो परसेंटेज है, वो मास बाई मास परसेंटेज भी होता है। कैसे, ये लो ऊपर ये डिनोमिनेटर मास और न्यूमिनेटर मास, तो मास वेट बाई वेट हो गया। इसी तरह से वेट बाई वॉल्यूम होता है, इसी तरह से वॉल्यूम बाई वॉल्यूम होता है। सेम पीपीएम भी इन तीनों में एक्सप्रेस किया जा सकता है, ठीक है। पीपीएम ऑल्सो कैन बी एक्सप्रेस्ड एज वेट बाई वेट परसेंटेज, है ना, वेट बाई वेट बाई वॉल्यूम एंड वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। ये तीनों, बस फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। कैसे फॉर्मूला चेंज हो जाएगा अभी देखते हैं। अभी जो हमने यूज लिया है वो किसका फॉर्मूला है, पीपीएम का क्या फॉर्मूला था, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 10⁶, ठीक है। अब ये क्या है, ये वेट बाई वेट है, देखो, है ना। अब इसको हम लोग वैसे भी वेट बाई वॉल्यूम भी कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इसको वॉल्यूम बाई वॉल्यूम भी कर सकते हैं, है ना। तो ये कैसे भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। अब इसकी डेफिनेशन लिख लो आप लोग, पीपीएम की डेफिनेशन क्या है, द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट बाई मास। हम लोग मास वाला जो फॉर्मूला है उसके रेस्पेक्ट में इसको डिफाइन कर रहे हैं। द number of parts of component, number of parts of component by mass
of the solute per million parts by mass, per million parts by mass of solution। ये लो भाई, ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। अब एक सिंपल एक आइडिया, आपको पीपीएम का आइडिया रहे पीपीएम है क्या, तो उसके लिए बहुत सिंपल सी बात है। 1 ग्राम आप जानते हो, एक इसका बताना, 1 ग्राम 1 ग्राम इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, 1 ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, तो मास परसेंटेज कितना आया इसमें, बताना जरा, मास परसेंटेज कितना आएगा इसमें, बताओ। 1 मास परसेंटेज क्या होगा इसका, 1% होगा, ठीक है। वैसे ही इफ 1 ग्राम ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 10 टू पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, तब ये इसका पीपीएम होगा 1, इसका पीपीएम क्या होगा, 1 होगा। ये 1 पीपीएम का मीनिंग है, 1 ग्राम इज प्रेजेंट इन 10 टू पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। also when 1 ग्राम प्रेजेंट इन 10 टू पावर 6 ml सॉल्यूशन, ये भी 1 ppm का मीनिंग है, 1 ppm। also 1 ml प्रेजेंट इन 10 टू पावर 6 ml सॉल्यूशन, ये भी 1 ppm है। ये देखो, ये सब में सोल्यूट और सोलवेंट में क्या रिलेशन है, सोल्यूट का जो अमाउंट है वो उसका 1 मिलियंथ पार्ट है, सोल्यूट का जो अमाउंट है वो 1 मिलियंथ पार्ट है, ठीक है, ओके। अब इसको और देखते हैं, 1 माइक्रोग्राम प्रेजेंट इन 1 ml, ठीक है, ये भी हमारा क्या हो गया, हमारा हो गया 1 ppm, माइक्रो यानी 10 टू पावर -6, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो ये सारे 1 ppm है, ये सारे 1 ppm है, ठीक है। और देख लो 1 mg डिजोल्व हो इन 1 लीटर, ये लो, ये भी 1 ppm है, ठीक है। ये सारे 1 ppm है, इनमें एक ही रिलेशन है, क्या, कि सोल्यूट का अमाउंट सॉल्यूशन के अमाउंट का 1 मिलियंथ पार्ट है, ठीक है ना, वो 1 मिलियंथ पार्ट है, ये सारा 1 ppm है, ओके। तो ये 1 ppm का बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग था, है ना, ये 1 ppm का बेसिक अंडरस्टैंडिंग था। अब हम लोग अगला लेते हैं, नंबर बताना भाई, 7 है क्या, फटाफट लिख लो, फॉर्मेलिटी। अब फॉर्मेलिटी कहाँ अप्लाई होता है भाई, जहां फॉर्मूला मास अप्लाई होता है ना, फॉर्मूला मास कहाँ अप्लाई होता है, आयनिक सॉलिड्स के केस में। तो आयनिक सॉलिड्स के केस में आपको फॉर्मेलिटी यूज लेनी है, ठीक है ना। तो फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या हुआ, फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। ये मोलरिटी की जो डेफिनेशन है उसी का बस चेंज है, वहां नंबर ऑफ मोल है, बिकॉज वी कैन नॉट अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ मोलिकुलर मास। सो फॉर आयनिक सॉलिड्स के लिए फॉर्मुलिटी भी यूज ले सकते हैं, और वो है आपका नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास। नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास का मतलब ये हुआ, जैसे ये आयनिक NaCl है, इसका फॉर्मूला मास कितना हुआ, सोडियम का हुआ 23, क्लोरीन का हुआ 35.5, तो ये हुआ 58.5 U। ये क्या है इसका, ये है इसका फॉर्मूला मास, इसको हमने ग्राम में एक्सप्रेस किया, है ना, 58.5 ग्राम, ये हो गया इसका ग्राम फॉर्मूला मास, दिस इज ग्राम फॉर्मूला मास, ठीक है। तो ये जो ग्राम फॉर्मूला मास है, इनका इसका अमाउंट हम लोग लेंगे, है ना, तो वो हो जाएगा आपका फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी वैसे भी आपको काफी कम यूज आने वाला है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नॉर्मेलिटी की भाई, है ना, ये काफी कम आपके यूज आएगा वैसे तो। नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी क्या है, इसको कैपिटल N से हम लोग दिखाते हैं, है ना। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला देख लो, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या हुआ, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। ये सब मोलरिटी के वेरिएशंस हैं, मोलरिटी के वेरिएशंस है, वहां नंबर ऑफ मोल है, यहाँ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास है। अब आप कहोगे ग्राम इक्विवेलेंट मास क्या है, तो भाई बता दो भाई, किसी को पता हो तो ग्राम इक्विवेलेंट मास क्या होता है, बता दो, ध्यान में है किसी के,
ध्यान में है क्या? ओके, तो हम लोग ये ले लेते हैं सबसे पहले इक्विवेलेंट मास क्या होता है। एसिड्स के लिए इसका क्या फॉर्मूला हुआ? इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय बेसिसिटी ऑफ एसिड। ये लो भाई, अब आपको फिर एक नई चीज मिल गई। इक्विवेलेंट मास के फॉर्मूले में बेसिसिटी ऑफ एसिड है। बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या होती है? बेसिसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ H प्लस आयन रिलीज्ड बाय एन एसिड। ये लो भाई, एक एसिड कितने H प्लस आयन रिलीज करता है, वो क्या होती है उसकी बेसिसिटी, है ना। तो H2SO4 कितने H प्लस आयन रिलीज कर सकता है, बताना जरा। 2H प्लस, राइट। तो इसकी बेसिसिटी कितनी हुई? 2, राइट। अब इसका मोलिकुलर मास को 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से HCl के लिए ले लो। HCl में कितना H प्लस आयन रिलीज होता है? 1, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई? 1। ठीक है, तो HCl का मोलिकुलर मास और इक्विवेलेंट मास सेम हो गया। बात समझ में आई, है ना। तो ये एसिड्स के लिए फॉर्मूला है किसका? इक्विवेलेंट मास का, इक्विवेलेंट। ओके, अब हम लोग लेते हैं फॉर बेसिस। बेसिस के लिए भी सेम फॉर्मूला है। इक्विवेलेंट वेट का क्या फॉर्मूला है? मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय एसिडिटी ऑफ बेसिस। एसिडिटी ऑफ बेसिस। ये लो, अब एसिडिटी का मीनिंग क्या है? अब ये तो आपको पता चल गया होगा कि एसिडिटी का मीनिंग क्या है। ये हम लोग किसका फॉर्मूला देख रहे हैं? इक्विवेलेंट मास। ठीक है, तो एसिडिटी ऑफ बेसिस क्या है? बेसिसिटी ऑफ एसिड्स क्या था? नंबर ऑफ H प्लस आयन रिलीज। ये क्या होता है? नंबर ऑफ OH माइनस। बेसिस तो OH माइनस रिलीज करते हैं ना, नंबर ऑफ OH माइनस आयंस रिलीज्ड बाय ए बेस, वो उसकी बेसिसिटी है। जैसे आपका NaOH है, NaOH कितना OH माइनस रिलीज करता है? 1 OH माइनस। तो इसकी बेसिसिटी कितनी, सॉरी, एसिडिटी कितनी हुई इसकी? 1। तो NaOH के केस में इसका जो जितना मोलिकुलर मास है वही उसका इक्विवेलेंट मास है ना। तो जब एसिडिटी और बेसिसिटी की वैल्यू 1 होगी तो जो इक्विवेलेंट वेट होगा वही उसका मोलिकुलर वेट होगा। ठीक है ना। अब सोल्ट्स के लिए और ले लेते हैं। और सोल्ट के केस में आप कैसे निकालेंगे? तो सोल्ट्स के केस में आपका फॉर्मूला क्या हो गया? इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू फॉर्मूला मास। सोल्ट्स का तो फॉर्मूला मास आएगा ना, फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय आपका ये क्या बोलते हैं, टोटल पॉजिटिव चार्ज और या फिर टोटल निगेटिव चार्ज। ये लो, एक लेना है, दोनों में से मैग्नीट्यूड लेना है। ठीक है, टोटल पॉजिटिव या टोटल निगेटिव चार्ज लेना है, वो आपका हो गया इक्विवेलेंट मास। जैसे आपका NaCl है, अब NaCl के लिए पॉजिटिव निगेटिव क्या हो गया? 1 ही हो गया, +1 और -1। ठीक है, तो इसमें इक्विवेलेंट वेट किसके इक्वल हो जाएगा? इसका जो फॉर्मूला मास है वो इक्विवेलेंट वेट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये है, यहाँ पर आपको फॉर्मूला मैग्नीट्यूड अप्लाई करना है विदाउट चार्ज। चार्ज नहीं लेना, आप कहीं माइनस, वहां -1 से डिवाइड कर दो उसको, नहीं। ठीक है, तो ये थी किसकी? ये था हमारा नॉर्मेलिटी, ये नॉर्मेलिटी थी। ठीक है, तो ये हो गया इस तरह से नॉर्मेलिटी। और अब हम देखते हैं कोई और बाकी है क्या। यस, एक और लिख लो भाई, एक और लिख लो आप लोग। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, फटाफट लिख लो। सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ क्या होती है? ये कौन सा आ गया? 8। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ क्या है? ठीक है, तो सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ लिख लो, बहुत सिंपल सी बात है। सो इसकी डेफिनेशन ही लिख लो फटाफट। इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम present in 1 liter of solution, present in 1 liter of solution। ये लो, ठीक है, 1 लीटर में जितने ग्राम प्रेजेंट हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग?
स्ट्रेंथ बोलते हैं उसकी, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन के मेथड थे। इनमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है मोल फ्रैक्शन, पीपीएम, मोलैरिटी और मोलैलिटी और आपका मास परसेंटेज। ये आपके काफी ज्यादा काम आने वाले हैं। काफी ज्यादा का मतलब काफी ज्यादा, सच में ही काफी ज्यादा। ओके, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लेते हैं। अब आप बहुत अलर्ट हो जाइए, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम लोग लेने वाले हैं। सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है, सम इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप और फॉर्मूला ये हम लोग लेने वाले हैं, है ना। किस किस में रिलेशनशिप लेंगे, कैसे कैसे लेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है हमारे पास, वो आप देखते जाओ। सबसे पहली जो ट्रिक है वो हम शायद डिस्कस कर चुके हैं। ये है आपका कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर एंड बिफोर डाइल्यूशन। ये हम देख चुके हैं। डाइल्यूशन के बाद में या डाइल्यूशन के पहले कितनी कंसंट्रेशन, कितना वॉल्यूम था, वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं इस फॉर्मूले से, m1v1 = m2v2। इसमें आप एक टर्म को ले लेंगे, यदि ये आप बिफोर डाइल्यूशन लेंगे, बिफोर डाइल्यूशन, तो ये लेंगे आप लोग आफ्टर डाइल्यूशन, ठीक है। इसका न्यूमेरिकल भी हम लोग सोल्व करेंगे, कोई बात नहीं। ये आपकी थी ट्रिक नंबर 1। ट्रिक नंबर 2, मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग। मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग, ये लो भाई, जब दो डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस के जो हमारे सॉल्यूशंस हैं उनको मिक्स कर देते हैं, है ना, तो फिर उसके मिक्सचर की मोलैरिटी क्या होगी वो हम देख रहे हैं। तो ये है मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग। ओके, तो मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग का फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है। इफ, आप लोग लिखते जाओ, इफ सॉल्यूशन ऑफ मोलैरिटी m1 and m2 of volume v1 and v2 are mixed, then molarity of resultant mixture, ये लो भाई, रिजल्टेंट मिक्सचर। अब समझ लो इसको, हमारे पास दो अलग अलग सॉल्यूशन थे। एक सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन m1 है और उसका वॉल्यूम v1 है, दूसरे सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन है m2 और वॉल्यूम है v2। हमने ये सेम सब्सटेंस के सॉल्यूशन है, ऐसा नहीं आपने एक NaCl का ले लिया, एक KCl का ले लिया, ऐसा नहीं है, ये सेम सब्सटेंस के सॉल्यूशन है, ठीक है। इफ सॉल्यूशन ऑफ मोलैरिटी m1 v1, ये हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसका कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम है, और ये सेकंड सॉल्यूशन है, इनको हमने कर दिया मिक्स, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बना उसकी मोलैरिटी का फॉर्मूला फटाफट लिख लो, ये है मोलैरिटी रिजल्टेंट इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। जितने भी कंपोनेंट है वो चलते रहेंगे ऐसे ही, और नीचे v1 प्लस v2, और जितने भी कंपोनेंट है उनका वॉल्यूम चलता रहेगा। तो ये था आपका मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग। मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग। मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में।